बीएसपी के लोग पार्टी स्तर पर व उत्तर प्रदेश में बीएसपी की रही सरकार द्वारा भी हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सोच व उनके मानवतावादी मूवमेंट को ध्यान में रखकर ही इसे विभिन्न स्तर पर व बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में ही मनाते हैं तथा जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने उनकी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की हुई है। और इसी जन भावना के तहत मेरे जन्मदिन को मनाने के मौके पर हर वर्ष बीएसपी के तमाम अनुयायी अपने अपने क्षेत्रों में अपने आर्थिक सामर्थ्य को देखते हुए विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय, बीमार व अन्य अति जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं और जिनके हित व कल्याण के लिए हमारी पार्टी हमेशा ही गंभीर, तत्पर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी विदित है कि हर वर्ष आज के ही दिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर बीएसपी की मूवमेंट को गति देने के खास मकसद से मेरे द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का एक साथ ही विमोचन भी किया जाता है, जो आज भी किया जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं पूरे देश भर में अपनी पार्टी के लोगों का व शुभ चिंतकों का भी, जो आज मेरा जन्मदिन जिस भी रूप में व जिस भी स्तर पर मना रहे हैं, तो उन सब का मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ तथा इस मौके पर भी मैं उन्हें नव वर्ष सन 2019 की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करती हूँ। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस वर्ष मेरा जन्मदिन ऐसे मौके पर मनाया जा रहा है जब देश में शीघ्र ही लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में आबादी व सीटों की संख्या के हिसाब से भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अभी हाल ही में दिनांक 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जिसे खास ध्यान में रखकर ही आज में ऐसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टेट में बने इस गठबंधन को देश व जनहित में कामयाब बनाने के लिए बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश में आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के वे अपने निजी स्वार्थों को भी किनारे करके तथा यह सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। तो फिर यही वास्तव में मेरे जन्मदिन का इस बार इनका बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा और यही उम्मीद मैं देश के अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी के लोगों से करती हूँ।
इसके साथ ही चुनाव को लेकर जिन कुछ और राज्यों में भी हमारी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है, तो उनसे भी मैं यही तोहफे की उम्मीद करती हूँ। और अब मैं इस चुनाव को खास ध्यान में रखकर देश व जनहित में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व राज्यों में भी अधिकांश या कांग्रेस पार्टी ने ही एक छत्र राज किया है। लेकिन इस दौरान इनकी रही सरकार की खासकर गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज विरोधी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इन लोगों का सही विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिससे दुखी होकर ही फिर मजबूरी में हमें इनके हितों में दिनांक 14 अप्रैल सन 1984 को बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से पार्टी भी बनानी पड़ी है। हालांकि हमारी पार्टी के बनने के पूर्व में व बाद में भी अब तक अनेकों पार्टियां बन चुकी हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश पार्टियों की सोच व कार्यशैली हर मामले में व हर स्तर पर अभी तक भी हमें कांग्रेस पार्टी की ही तरह देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों की स्थिति में अभी तक भी कोई खास सुधार व परिवर्तन आदि नहीं आया है। और इनमें से किसान लोग तो पूरे देश में यहाँ सबसे ज्यादा दुखी हैं। और इस बात का ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, तो उनमें से खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में वे वहां सत्ताधारी रही बीजेपी को काफी बड़ा सबक सिखाने के साथ साथ साफ तौर पर ये काफी कुछ राजनीतिक संदेश भी देते हैं, जिससे केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है। और इन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि केवल लोक लुभावन व झूठे वायदों एवं जुमलेबाजी आदि करने तथा गरीब, मजदूर व किसान विरोधी एवं धन्ना सेठ समर्थक मानसिकता रखने वाले अब यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार की दाल ज्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की अभी अभी बनी इन तीनों अर्थात राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों की सरकारों पर तत्काल ही उंगली उठनी शुरू भी हो गई है। और इनकी सरकारों की मंशा के संबंध में वहाँ पहला सवाल ये उठा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ बनी इन नई सरकारों ने किसानों की कर्ज माफी की सीमा दिनांक 31 मार्च 2018 की यानी कि 9 महीने पहले की तिथि क्यों निर्धारित की गई है। अर्थात इन्होंने ये सीमा दिनांक 17 दिसंबर सन 2018 की जब इनकी नई सरकार बनी है तब तक की कर्ज माफी की सीमा क्यों नहीं रखी गई है। इसके साथ ही इन्होंने जिन सख्त शर्तों के आधार पर किसानों का केवल 2 लाख रुपए तक का ही कर्जा माफ करने की जो बात कही है, तो उससे यहाँ किसानों को इस मामले में कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। और वैसे भी किसानों के कर्ज को लेकर जमीनी हकीकत ये है कि पूरे देश में छोटे व मझोले तथा बटाई पर खेती करने वाले भूमिहीन किसान जो यहाँ सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, तो ये लोग कर्जा लेने को लेकर आए दिन नए नए बने सख्त नियमों व कानूनों से तंग आकर सरकारी व सहकारी बैंकों आदि से कर्जा बहुत कम लेते हैं, बल्कि वास्तव में ये लोग लगभग 70% कर्जा फिर मजबूरी में काफी अधिक ब्याज पर अपने गांव व इलाके के ही बड़े बड़े साहूकारों व धन्ना सेठों से ही लेते हैं, जिनकी कर्ज माफी के लिए
केंद्र में किसी भी राज्य के सरकार ने अभी तक भी कोई नीति नहीं बनाई है। जो इस समय ये लोग हमें सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं, जिनकी भी कर्ज माफी के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को कुछ न कुछ ठोस नीति जरूर बनानी चाहिए, वरना इन 70% के करीब किसानों को कभी भी यहाँ अपने कर्जे से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो किसान लोग केवल सरकारी व सहकारी बैंकों आदि से ही कर्जा लेते हैं, तो उनके मात्र थोड़े से कर्ज को माफ करने से इनको पूरे तौर से कर्ज से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, बल्कि सही मायने में इनके हितों में सरकार को इन्हें एक बार इनकी पूरी कर्ज राशि को ही माफ करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। वरना ऐसा ना किए जाने पर फिर यहाँ कर्जदार किसानों की मुश्किलें कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, और फिर आए दिन पूरे देश में कोई ना कोई किसान यहाँ आत्महत्या जरूर करता रहेगा। इसके साथ ही किसानों के हितों को लेकर यहाँ हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि किसानों के एक बार सभी कर्जे माफ किए जाने के साथ साथ फिर इनको आगे किसी से भी कर्ज लेने की जरूरत न पड़े, तो इसके लिए भी केंद्र व राज्य सरकारों को इनकी किसानी से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने व खासकर इनके सभी फसलों का इन्हें समय से व पूरा उचित दाम मिल सके, तो इन मामलों में भी इनको अपनी सरकारों की कुछ न कुछ ठोस व प्रभावशाली व स्थायी नीति जरूर बनानी होगी। हालांकि इस संबंध में पूरे देश के किसानों का ये कहना है कि केंद्र की सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरे तौर पर मानकर व उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करती है, तो फिर खेती व किसानी आदि से जुड़ी इस गंभीर समस्या का संतोषजनक समाधान जरूर निकल सकता है, जिस पर केंद्र व राज्य सरकारों को आपस में मिलकर पूरी गंभीरता के साथ अवश्य ही विचार विमर्श करके इस मामले में एक दीर्घकालीन राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है, जो कि ये किसानों की खास मांग भी है, जिससे हमारी पार्टी पूरे तौर से सहमत भी है। इनके अलावा पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के जो लोग भूमिहीन हैं और दूसरों की जमीन पर भी खेती नहीं करते हैं और वे इसके स्थान पर अन्य और छोटे मोटे कार्य करते हैं, जिनको करने के लिए इन्हें भी थोड़ा बहुत कर्जा लेना पड़ता है, लेकिन इनकी कर्ज माफी के लिए भी केंद्र व राज्य सरकारें अभी तक हमें बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आती हैं, जबकि किसानों के साथ साथ इन वर्गों के मामले में भी उत्तर प्रदेश में हमारी रही सरकार ने अनेकों ठोस कदम उठाए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा इनकी बिना पूरी तैयारी के वे काफी जल्दबाजी में इनके खासकर नोटबंदी व जीएसटी के लिए गए फैसले से तो अब यहाँ इन लोगों की और भी ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई है, और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी अभी भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इन सभी लोगों का हित इन पार्टियों की सरकारों में पूरी तरह से सुरक्षित ना तो पहले रहा है और ना ही आगे कभी रहने वाला है, क्योंकि इनकी नीतियां व कार्यक्रम आदि दिखाने के लिए चाहे जैसे भी लगते हों, लेकिन इनका असली लाभ अंत में फिर देश के मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही उनका कर्ज उतारने के लिए पहुंचाया जाता है, जबकि हमारी पार्टी बीएसपी धन्ना सेठों की कभी गुलामी नहीं करती है, और इसलिए बीएसपी का रिकॉर्ड व इतिहास इस मामले में शुरू से ही काफी साफ सुथरा व पाक साफ रहा है, जो कि ये सर्वविदित भी है। इसके साथ ही रक्षा सौदों के संबंध में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि देश के व्यापक हित में तो यही बेहतर होगा कि केंद्र की सरकार अपने सहयोगी पार्टियों के साथ साथ देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों को भी विश्वास में लेकर देश की सुरक्षा संबंधी अहम जरूरतों को ध्यान में रखकर सैन्य व अन्य रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामले में एक दीर्घकालीन व पारदर्शी नीति तैयार करें, और फिर उस पर
पूरी ईमानदारी से अमल करें ताकि रक्षा खरीदों में भ्रष्टाचार संबंधी जनता की धारणाओं व आशंकाओं को और खासकर बोफोर्स और राफेल जैसे आरोपों प्रत्यय आरोपों से तथा पार्टी व देश की छवि धूमिल होने के साथ साथ इन मामलों में कोर्ट कचहरी आदि में भी जाने से बचा जा सके। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि खासकर बीजेपी व इनके आरएसएस एवं अन्य और सभी संकीर्ण व जातिवादी संगठनों ने पूरे देश में न केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने की लगातार यह गलत कोशिश की है, बल्कि इन्होंने उन तत्वों को भी काफी बढ़ावा दिया है जिन्होंने इंसानों के बाद अब देवी देवताओं को भी अपनी घिनौनी राजनीति का शिकार बनाकर उन्हें जातियों में बांटने का भी प्रयास किया है, जिसका ही परिणाम है कि आज बीजेपी के लोग आए दिन भगवान को अपनी अपनी जाति का बताने की होड़ में लगे हुए हैं। ये अति दुखद व काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और तो और इन्होंने अब चुनाव के समय में एक सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों के जुम्मा की सामूहिक नमाज पढ़ने के संबंध में भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब ये लोग पिछले कुछ समय से अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने विरोधियों के विरुद्ध सीबीआई व अन्य और जांच एजेंसियों एवं संवैधानिक संस्थानों आदि का भी काफी ज्यादा द्वेषपूर्ण दुरुपयोग कर रहे हैं। और जिसका ताजा उदाहरण सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का आप लोगों के सामने मौजूद है, जो अति निंदनीय के साथ साथ अति दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इस प्रकार से बीजेपी का ये सब राजनीतिक षड्यंत्र पूरी तरह से देश के सामने है। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी सरकार का हर काम अभी तक यहाँ काफी ज्यादा निराला व अति विवादास्पद ही साबित हो रहा है। और इनकी ये सरकार यहाँ अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था तथा जनहित व विकास की अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को सही ढंग से निभाने की बजाय अब यहाँ सरकारी धन, शक्ति व ऊर्जा का ऐसी जगह ज्यादा इस्तेमाल कर रही है जहाँ जनहित व जन कल्याण की संभावनाएं तो काफी सीमित है, लेकिन भ्रष्टाचार की संभावनाएं पूरी व काफी ज्यादा है। देश व विशेषकर उत्तर प्रदेश की करोड़ों मेहनत का शाम जनता अब इन बातों को काफी अच्छी तरह से समझती है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में इनकी पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार की खासकर चुनावी वायदा खिलाफी के साथ साथ इनके अहंकारी व तानाशाही रवैये एवं गरीब, मजदूर, किसान व आम जन विरोधी नीतियों तथा गलत व भ्रष्ट कार्य प्रणाली के मामले इतने ज्यादा आम हैं कि इनकी पूरी सरकार व इनके शीर्ष नेतृत्व को अब संसद में तथा संसद के बाहर सड़कों पर भी हर जगह केवल अपनी सफाई व स्पष्टीकरण देते रहने में ही काफी समय बीत रहा है, जो काफी हद तक इनके पतन होने की पराकाष्ठा को भी दर्शाता है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लाख ना चाहने के बावजूद भी अब इनकी घोर चुनावी वायदा खिलाफी वास्तव में ये असली चुनावी मुद्दा बन गई है, जो काफी खामोशी से अपना काम करती चली जा रही है। और इस मामले में इन्होंने रोजगार, महंगाई, विकास, जनहित, जन कल्याण, भ्रष्टाचार व राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के लिए किए गए अनेकों वायदों के साथ साथ यहाँ करोड़ों किसानों, बेरोजगार युवाओं व खासकर गरीबों को विदेशों में जमा काला धन देश में वापस लाकर इनको 15 से 20 लाख रुपए देकर इनके अच्छे दिन लाने का भी सुनहरा सपना दिखाया था, जो अभी तक पूरी तरह से वायदा खिलाफी व विश्वासघाती साबित हुआ है। और अब देश की आम जनता इनसे ये सवाल भी कर रही है कि ये लोग वह बातें क्यों करते हैं जो करते नहीं है, जो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात ये भी है कि देश में लोकसभा के आम चुनाव बहुत नजदीक आते ही
अब इन्होंने पिछले हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही फिर से अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए किस्म किस्म की नाटकबाजी करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत ही अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपनी ताबड़तोड़ कर रहे रैलियों के दौरान जो पूर्व की तरह ही किस्म किस्म की प्रलोभन भरी घोषणाओं व वायदों आदि के जबरदस्त भरमार कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक की तरह ही ये पार्टी सत्ता में आने की स्थिति में ज्यादातर ठंडे बस्तों में ही डलवा देगी, ऐसा हमारा मानना है। जो चुनाव के नजदीक ये जो किस्म किस्म की घोषणाएं वे वायदे आदि कर रहे हैं, इसी प्रकार अब इन्होंने चुनाव के नजदीक ही विशेषकर अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों को भी लुभाने के लिए इन्हें सरकारी नौकरियों व शिक्षा आदि में 10% आरक्षण देने की जो व्यवस्था की है, इसका हमारी पार्टी स्वागत करती है। लेकिन इससे देश के खासकर मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के गरीब अपर कास्ट समाज के लोगों को तब तक कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है, बशर्ते जब तक यहाँ इन लोगों के प्रति इनकी संकीर्ण व धार्मिक हीन भावना बरकरार बनी रहती है, जो आसानी से अभी भी हमें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसकी काफी कुछ पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि सन 1947 के आसपास देश में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या यहाँ सरकारी नौकरियों में लगभग 33% थी, जो अब घटकर लगभग 2 या 3% ही रह गई है। इसलिए हमारी पार्टी इनके लिए शुरू से ही यहाँ आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की बरकरार मांग करती आ रही है, जो अभी भी बरकरार है। इस प्रकार से लोकसभा आम चुनाव के नजदीक आते ही अब बीजेपी व इनकी केंद्र सरकार द्वारा जो किस्म किस्म की घोषणाएं व वायदे आदि किए जा रहे हैं, तो इससे अब देश की आम जनता इनकी अब तक की रही गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से इस बार आसानी से इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, जिसकी हमें अभी तक काफी उम्मीद भी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अब ये नया वर्ष सन 2019 का देश के सभी धर्मों व वर्गों के साथ साथ खासकर उनके समस्त गरीबों, मजदूरों, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के लिए एक ऐसी उम्मीद लेकर आ रहा है, जिसमें इस बात की प्रबल संभावना बनी हुई है कि देश में इस बार होने वाले लोकसभा आम चुनाव के बाद केवल मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के हितों की रखवाली करने वाली तथा कमजोर व उपेक्षित एवं गरीब व किसान विरोधी पार्टी का अब यहाँ राज जरूर समाप्त होगा, जिसका देश की आम जनता को अब काफी बेसब्री से इंतजार भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के मौके पर देश के सभी दुखी, पीड़ित व जरूरतमंद लोगों से ये भी अपील करती हूँ कि वे अपने हितों में देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीएसपी व उत्तर प्रदेश सहित देश के कुछ और राज्यों में भी बीएसपी के साथ हुए गठबंधन को ही केवल कामयाब बनाएं और अपने खुद के नेतृत्व में ही अपनी सरकार भी जरूर बनाएं। तभी फिर इन्हें पूरे देश में यहाँ जातिवादी, द्वेषपूर्ण, संकीर्ण व पूंजीवादी सरकारों से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। और यदि ऐसा हो जाता है तो फिर इस बार यही मेरे जन्मदिन के लिए भी इनका देश व जनहित में बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। और अब मैं अंत में हर वर्ष की तरह मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का एक साथ विमोचन भी करती हूँ, जिसमें पार्टी व मूवमेंट की गतिविधियों का 1 वर्ष का पूरा लेखा जोखा समाहित होता है, जो वर्तमान पीढ़ी व आगे आने वाली नई पीढ़ी के लिए भी काफी प्रेरणादायक साबित होगा। और अब मैं इस किताब का विमोचन आप लोगों के सामने कर रही हूँ।
तो ब्लू बुक का यहाँ पर किताब का विमोचन करते हुए अपने जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जल कल्याण दिवस के रूप में जन्मदिन मनाया जा रहा है और इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ कांग्रेस को भी कहा कि सबक सीखने की उसे ज़रूरत है। किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति न की जाए और कर्ज माफ़ी के तहत सिर्फ वोट बटोरने की काम न किए जाए, बल्कि जो कर्ज है पूरी तरह से उन्हें माफ़ किया जाए। तो रैलियों में प्रलोभन भरे वादे कर रहे हैं पीएम मायावती ने ये भी कहा और लोगों को कहा कि वो उस शब्द जाल में न फंसे। आर्थिक आधार पर मुस्लिमों को भी आरक्षण मिले, मायावती ने ये बात कही और ब्लू बुक का विमोचन करते हुए यहाँ पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। तो यहाँ पर कई बातें सामने रखी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। एसपी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरने की कवायद कर रही है बीएसपी और काफी यहाँ पर ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ। सभी से मेरे जन्मदिन का केक व लंच आदि लेने के विशेष आग्रह के साथ ही अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मजबूत बनाए इस गठबंधन को, यहाँ पर ये कहते हुए और ब्लू बुक का विमोचन किया है यहाँ पर और इसमें तमाम उपलब्धियों के बारे में जिक्र किया गया है जो बीएसपी ने किए हैं आम लोगों के लिए और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया कि चुनाव मैदान में मजबूती से उतरे और एसपी के साथ गठबंधन को और भी मजबूत बनाएं। और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि यहाँ पर आज सीट बंटवारे को लेकर भी कुछ ऐलान हो सकता है। थोड़ी देर बाद एसपी प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ इनसे मुलाकात कर सकते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं और उसके बाद आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। गठबंधन को कामयाब बनाने की अपील भी की मायावती ने और ये खास दिन जन्मदिन के इस मौके पर कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश कि जिस तरह से वो लामबंद रहे हैं इस एक बार और पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरे और न सिर्फ बीएसपी को बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी और जहां जहां भी उनके कैंडिडेट्स होंगे सबको मजबूती के साथ उनके समर्थन में आ गया है। आग्रह के साथ ही अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो 2019 में जीत के साथ जन्मदिन का तोहफा दे। मायावती ने साथ ही साथ ये भी अपील की है गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जिताएं, यानी 38 दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में होंगे। 76 उम्मीदवारों के बारे में और फिलहाल 2 सीटें जो है वो जिसके लिए तमाम दूसरी पार्टियां लगी हुई हैं। साथ ही साथ ये भी अपील करती हुई कि इस गठबंधन को और भी मजबूत बनाए बीएसपी कार्यकर्ता और कमिटेड रहें, समर्पित रहें। साथ ही साथ ये भी कहा है और इस तरह से काम करें कि 2019 में उन्हें जीत का तोहफा मिले। गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जिताए, यानी न सिर्फ बीएसपी के उम्मीदवार बल्कि समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार जो हैं उन्हें जिताने का काम करे। और जिस तरह से ये भी बात कही कि जो बीएसपी के सपोर्टर्स है वो तो वोट ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी पार्टियों को, लेकिन जब गठबंधन होता है तो दूसरी पार्टियों को वोट इन्हें नहीं ट्रांसफर हो पाते। ये बातें भी उन्होंने रखी है, लेकिन इस मौके पर इनका कहना था कि सब साथ चले और यहां पर बीजेपी को हराने का काम करें। उत्तर प्रदेश काफी अहम, अगर आगामी चुनाव की बात करें 80 सीटें यहां से आती हैं और खास रणनीति यहां पर बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बीएसपी कार्यकर्ता गठबंधन को और मजबूत बनाए, ये आह्वान किया, अपील किया है। अपने जन्मदिन पर आज 63वां जन्मदिन मायावती का और 63 किलोग्राम का केक काटने की भी तैयारी है। तमाम कार्यक्रम पूरे राज्य में किए जाएंगे और यहां पर यह आह्वान किया है कि निजी स्वार्थ को पीछे छोड़कर भुलाकर सबको साथ काम करना होगा। और एसपी बीएसपी गठबंधन से बीजेपी की नींद उड़ गई है और इसलिए तमाम प्रलोभन अब दिए जा रहे हैं बीजेपी और प्रधानमंत्री की तरफ से। 2019 में जीत के साथ जन्मदिन का तोहफा दें, यानी बीएसपी एसपी गठबंधन को जिताएं और सभी उम्मीदवारों को जिताने का काम करें। मायावती ने ये बात यहां पर कही है अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने, और इससे यह भी कहा है कि जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ती आ रही है बीजेपी की नींद उड़ गई है।